नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और चलिए सबसे पहले खबर आपके सामने रखेंगे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सम्राट चौधरी पहली बार भागलपुर का दौरा कर रहे हैं। वहां पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सीएम के संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां हो रही हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने वाले हैं और उसके बाद समीक्षा वन में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही विक्रमशिला सेतु पर भी वो पहुंचेंगे क्योंकि वहां पर बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उन तमाम कार्यों का जायजा लेंगे, वहां पर निर्माण कार्य की जानकारी अधिकारियों के साथ लेंगे। तो भागलपुर का दौरा आज सीएम का है। विक्रमशिला सेतु भी पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और शिविर में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो भागलपुर दौरे को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। पहली बार वो पहुंच रहे हैं सीएम बनने के बाद भागलपुर। ऐसे में कई कार्यक्रम उनके हैं। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां भी जारी हैं और विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उस निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। 3 बेली ब्रिज जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं और चौथे का काम चल रहा है। ऐसे में वहां पर काम कितना पूरा हो चुका है, कितने दिनों में ये बेली ब्रिज तैयार हो जाएंगे और कब तक विक्रमशिला सेतु को सुचारू किया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। तो भागलपुर दौरा आज सीएम का है जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। विक्रमशिला सेतु निर्माण कार्य का भी जायजा लेने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद पहली बार वो भागलपुर जा रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 10 सर्कुलर रोड खाली करने का फाइनल नोटिस मिलने के बावजूद आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। राबड़ी देवी ने एक तरह से सीएम सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करूंगी। उचित लगता है आपको? इलाका खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। पटना का पॉश इलाका, इसी इलाके में एक बंगला है 10 सर्कुलर रोड। 10 सर्कुलर रोड के सामने गहमा गहमी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी इस बंगले की अहमियत को बताने के लिए काफी है। इस बंगले में कोई और नहीं बल्कि बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का परिवार रहता है। लेकिन राबड़ी को अब ये बंगला खाली करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो नियम कानून है वो मुख्यमंत्री रही, जो नियम है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस तरह का टकराव का बयान नहीं देना चाहिए। दरअसल राबड़ी देवी को काफी पहले नया बंगला 39 होर्डिंग रोड आवंटित हो चुका है, लेकिन उन्होंने 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं किया। शुक्रवार को जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फाइनल नोटिस दिया, 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर चर्चा में आ गया। मकान का जो आवंटन है वो नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति तब और ज्यादा गर्म हो गई जब राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से साफ इनकार कर दिया। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी ना मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। सत्ताधारी दल के मंत्री और नेताओं ने तो राबड़ी देवी को नियमों के पालन करने की नसीहत तक दे डाली। जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करें। वहीं राबड़ी के बयान के कुछ देर बाद पुलिस के साथ सचिवालय एसडीपीओ 10 सर्कुलर रोड पहुंची और राबड़ी देवी से बातचीत की। देखना होगा कि बंगले का ये विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे। पटना से ये बड़ी जानकारी, राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत दी गई है बंगला खाली करने के लिए। ये समय उनको दिया गया है। 15 दिन में 10 सर्कुलर रोड आवास उनको खाली करना होगा। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। जिला प्रशासन ने राबड़ी देवी से अनुरोध भी किया। 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करने का अनुरोध उनसे हुआ है। 15 दिनों के बाद एक्शन होगा क्योंकि राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि वो अपना आवास जहां पर वो रह रही हैं 10 सर्कुलर रोड, वो उसे खाली नहीं करेंगे।
अगर सीएम चाहते हैं तो फोर्स बुलाकर जबरदस्ती वो बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन वो खुद से बंगला खाली नहीं करेंगी। सीधी चुनौती वो सरकार को दे रही हैं और किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करूंगी, ये लगातार वो बयान दे रही हैं। ऐसे में अब जो नई जानकारी आ रही है कि 15 दिन का समय उनको दिया गया है कि वो 39 हार्डिंग रोड शिफ्ट कर लें। 15 दिनों के बाद कोई एक्शन सरकार की तरफ से होगा। 39 हार्डिंग रोड शिफ्ट करने की अपील उनसे लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि वो 10 सर्कुलर रोड आवाज छोड़कर 39 हार्डिंग रोड जो उनको अलॉट हुआ है वहां पर वो चली जाए, लेकिन राबड़ी देवी शिफ्ट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही हैं और वो लगातार ये बातें कह रही हैं कि वो शिफ्ट नहीं करेंगी। अगर सरकार चाहती है, सीएम सम्राट चौधरी चाहते हैं तो वो जबरदस्ती बंगला खाली करवा सकते हैं और सीधे तौर पर वो सरकार को चुनौती दे रही हैं। लेकिन देखना होगा कि 15 दिनों के बाद किस तरीके का एक्शन होता है। मोतिहारी में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग्स और गांजा तस्करों पर एनसीबी का बड़ा एक्शन हुआ है। सूत्रों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। नोट गिनने की मशीन से पैसों की गिनती हुई है। पानीटंकी रोड और चांदमारी इलाके में छापेमारी हुई है। नगर थाना क्षेत्र में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। रेकी के बाद एनसीबी ने कार्रवाई की है। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। गुमटी वाले किराना दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे नेटवर्क को खंगालने में एनसीबी की टीम जुटी हुई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है छपरा से। ये बड़ी जानकारी, 2 नाबालिग लड़कियां लापता बताई जा रही हैं। आधार अपडेट कराने के लिए घर से ये निकले थे। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। तरैया थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही बच्चियां आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद ये घर नहीं पहुंची। तरैया थाने में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। मामला दर्ज हो चुका है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। आखिर ये बच्चियां कहां गई, क्योंकि घर से आधार कार्ड अपडेट कराने को लेकर ये निकली थी, लेकिन अपने घर वापस जब नहीं पहुंचती हैं, परिजन इंतजार करते हैं और इंतजार करने के बाद थाने पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अनहोनी की आशंका भी जाहिर की जा रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से इस मामले को खंगाल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिजनों से झूठ बोलकर ये बच्चियां घर से बाहर गई हैं, या कोई नेटवर्क जो इनको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। हर एंगल से पुलिस इस मामले को खंगाल रही है। 2 नाबालिग बच्चियों के लापता होने की जानकारी है। पटना से बड़ी खबर, जहां गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा पर जल्द एफआईआर हो सकती है। निलंबन के बाद प्राथमिकी दर्ज होने का रास्ता साफ हो गया है। एसवीयू के आधिकारिक सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। सरकार की अनुमति मिलते ही एफआईआर दर्ज होगी। ईडी ने नवंबर 2025 में कार्रवाई का अनुरोध किया था। एसवीयू ने गृह विभाग के जरिए अनुमति मांगी थी। उस समय सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया था। राज्य सरकार कभी भी एफआईआर की अनुमति दे सकती है। भ्रष्टाचार मामले में दोनों अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। और वहीं बिहार में सरकारी टेंडर में फिक्सिंग के खिलाड़ी ऋषुश्री की गिरफ्तारी के बाद ऋषुश्री से बड़े नौकरशाहों की साठगांठ के आरोपों के बाद सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। सरकार ने 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर, 2014 बैच के आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार में पावर का पर्याय और रसूखदार ठेकेदार ऋषुश्री की कहानी तो आपको पता ही होगी, जिसे बिहार में सरकारी टेंडर में फिक्सिंग का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। सरकार ने ऋषुश्री पर शिकंजा कसा, उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई और विभागीय टेंडरों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप में 28 मई को जेल भेज दिया। भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई अब रसूखदार ठेकेदार से आगे बढ़ते हुए आईएएस अधिकारियों तक पहुंच गई है। सरकार ने 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर और 2014 बैच के आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया है।
दोनों का सीधे तौर पर ऋषुश्री से मिली भगत और टेंडर फिक्सिंग में नाम सामने आया था। छापेमारी के दौरान 27 मई को खुलासा हुआ था कि ऋषुश्री ने टेंडर मैनेज कराने के लिए इन दोनों आईएएस के पूरे परिवार की विदेशी यात्रा का खर्च उठाया था। ये बात भी सामने आई थी कि ऋषुश्री ने आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा की छत पर बागवानी पर 9 लाख रुपए खर्च किए थे। आईएएस अभिलाषा शर्मा कौन है? अभिलाषा शर्मा ग्रामीण विकास विभाग में जीविका की सीईओ थी। आईएएस योगेश कुमार सागर कौन है? 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर समाज कल्याण विभाग में तैनात थे। भ्रष्टाचार पर सरकार के वॉर के बाद सियासी वार पलटवार भी तेज है। देखिए, बिहार में किस तरह भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। अब परत दर परत जब बातें खुल रही है, सब चीज सामने आ रहा है। आगे भी अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, किसी को संरक्षण नहीं मिल सकता। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी किसी भी तरीके से नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। जबकि कांग्रेस और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये तो छोटी मछली है, इनके लिंक काफी ऊपर तक है। लेकिन कुल मिलाकर के वैसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो इनके आका हैं। ठेकेदार से मिली भगत और टेंडर फिक्सिंग के आरोप में सरकार ने एक साथ दो आईएएस भी पावरफुल हो, भ्रष्टाचार करेगा तो बचेगा नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात अनंत सिंह की। हथियारों के प्रदर्शन के वायरल वीडियो के मामले में अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर 5 जून तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रही है। अनंत सिंह को बड़ी राहत, 5 जून तक गिरफ्तारी पर रोक। ये वही वायरल वीडियो है जिसने अनंत सिंह की टेंशन बढ़ा दी थी। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी, लेकिन शनिवार को गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट से अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने अनंत सिंह की तत्काल गिरफ्तारी पर 5 जून तक के लिए रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी। साथ ही भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत दी है। मेरी ओर से जो प्रार्थना हुआ कि गुंजन सिंह का नो कोर्सिव स्टेप कर दिया जाए। वो एक फिल्म के स्टार हैं, गायक हैं, और माननीय अनंत सिंह का जो पूर्व से था स्टे, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। न्यायालय ने इसको मानते हुए माननीय विधायक जी का नो कोर्सिव एक्सटेंड किया अगली 5 तारीख तक। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मीरगंज थाने के सेमराव गांव में बीते 2 से 3 मई को अनंत सिंह गुंजन सिंह के यहां जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां समर्थकों का हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जाँच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन विधायक और उनके समर्थक हथियार और उसके लाइसेंस के साथ उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद पुलिस ने 2 नए धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। दोनों धाराओं को लेकर न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया और केस को सीआईडी को सौंप दिया। अब अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब सबकी निगाहें 5 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। आगे अनंत सिंह को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बरकरार रहती हैं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर दरभंगा से, जहां ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों ने जोरदार हंगामा किया। लड़कियों का आरोप है कि उनकी साथी नाबालिग लड़की से गलत धंधा करवाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी के सामने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ऑर्केस्ट्रा की आड़ घिनौना कारोबार। पुलिस की गाड़ी के सामने हंगामा कर रही ये लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं। हम इन लड़कियों की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं।
लेकिन दरभंगा के पंडा सराय में बवाल कर रही इन लड़कियों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। लड़कियों का आरोप है कि उनकी साथी नाबालिग लड़कियों से गलत धंधा करवाया जा रहा है और तो और पुलिस भी धंधा करवाने वालों का साथ दे रही है। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली इन लड़कियों ने अपनी साथी को मुक्त करवाने की मांग की। पुलिस की गाड़ी के सामने बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लड़की हमारी फ्रेंड को लेकर आया है, धंधा कराता है यहाँ पे, लड़की नहीं दे रहा है। कौन धंधा कराता है? क्या नाम था? कहाँ कराने वाला है वो? यही कराने वाला है। अभी जो विवाद हो रहा था किस बात को लेकर हो रहा था? हम लोग पहले दहेज लोग के पास गए, कोई बात नहीं मान रहा हम लोग, और खाना वाला भी उसका साथ दे रहा है। वो लड़की हम लोग का बोला जो हमको वहाँ गलत काम करवाता था, हम लोग का पीठ भी दिखाया, मार करके एकदम से फाड़ा हुआ था। फिर लड़की को हम लोग रखे थे, ये लोग 27 तारीख का दिन गई वहाँ पुलिस थाना, मेरा बहेड़ी क्षेत्र का पुलिस थाना आया, लड़की से बयान लिया गया तो लड़की बोली जो हम नहीं जाएंगे। फिर 28 तारीख को लड़की खाना खाने के लिए लाइन होटल पर निकला तो ये लोग किडनैप करके ले आया है यहाँ। कौन लोग ले आया है? राधे श्याम। दरअसल युवक राधे श्याम पर आरोप है कि वो नाबालिग को बहला फुसलाकर गलत काम करवा रहा है। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन लड़कियां फिर भी नहीं मानी। लड़कियों ने पुलिस की गाड़ी को घेरकर लड़की को रिहा कराने की मांग की। मामला तब और भड़क गया जब पुलिस की गाड़ी के चालक ने युवतियों को लेकर आपत्तिजनक शब्द कह दिए। लड़की कैसे जाएगी? फिलहाल पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा इतना बदनाम क्यों? बीच बाजार में पुलिस को ऐसे धंधे की जानकारी क्यों नहीं होती? लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? कमाई का लालच देकर शोषण करने वालों पर एक्शन कब होगा? ऐसे ऑर्केस्ट्रा को पुलिस बंद क्यों नहीं करवाती है? क्या ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ पुलिस की सांठगांठ है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। बिहार पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। लगातार एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ है। एक के बाद एक एनकाउंटर से पुलिस का मनोबल हाई है, तो वहीं बदमाश जान की भीख मांग रहे हैं। शनिवार की सुबह गोपालगंज पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ से लोगों ने राहत की सांस ली है। बिहार में अब अपराधी थर-थर कांप रहा है। बदमाश पुलिस से रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों पर रहम करने के मूड में नहीं है। तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में यदि अपराध करेंगे तो आपका भी हाल यही होगा। गोली के बदले गोली मिलेगी। अपराधियों से हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर ही मुलाकात होगी। शनिवार तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट से गोपालगंज वासियों की नींद खुली। दरअसल एसपी विनय तिवारी की टीम कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए बंजारी बाईपास में दबिश देने पहुंची, जहां पहले से घात लगाकर छुपे बदमाश आकाश कुमार ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में अपराधी आकाश को 2 गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश आकाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल हत्या, लूट, रंगदारी, धमकी समेत 12 मुकदमे में पुलिस 5 साल से तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा ये शख्स दे रहा था। पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया, लेकिन इस बार पुलिस की पुख्ता जानकारी और सटीक निशाने ने बदमाश को लंगड़ा कर दिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में 2 गोली लगी है। घायल अपराधी आकाश सिंह की हालत बिगड़ती जा रही है और उसे अब सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। सिर्फ इसी महीने मई की बात करें तो बिहार में अब तक 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस ने 3 मई को सीवान में अपराधी सोनू यादव को ढेर कर दिया। 13 मई को पटना के बिहटा में जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड के आरोपी शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ। 17 मई को सीवान में ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली मारी गई। 18 मई को शिक्षक को गोली मारने के आरोपी अपराधी संदीप उर्फ बादल का एनकाउंटर हुआ।
19 मई को पटना में कैश वैन लूटकांड के आरोपी नीतीश कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ। 20 मई को भी समस्तीपुर और किशनगंज में एनकाउंटर की 2 घटनाएं हुई। 26 मई को खगड़िया में 15 से ज्यादा केस में आरोपी मोहम्मद बुद्दीन पर मुठभेड़ में उसे घायल किया गया और शनिवार को एक बार फिर गोपालगंज में 12 से ज्यादा हत्या, लूट और रंगदारी के मामले में आरोपी 50,000 के इनामी अपराधी आकाश कुमार को दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मारी। फिलहाल घायल बदमाश आकाश का इलाज जारी है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। बिहार पुलिस सम्राट के फ्री हैंड के बाद अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि अपराधी अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। फिलहाल अपराधी को पुलिस लेकर सदर अस्पताल पहुंची हुई है और यहां पर उसका कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और वहीं बिहार में हथियार के सौदागर मौत के सामान का कारोबार कर रहे हैं। बाढ़ में एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के सामान जब्त किए। मिनी गन फैक्ट्री से देसी कट्टे को ऑर्डर पर सप्लाई किया जाता था। थाने में टेबल पर सजे ये वही देसी कट्टे हैं जिसे ऑर्डर पर सप्लाई किया जाता था। मौत के सामान को अपराध के आकाओं को दिया जाता था। बाढ़ के बख्तियारपुर में झाड़ियों में हथियार बनाने का कारोबार चल रहा था। एसटीएफ और बख्तियारपुर थाने की पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर 4 हथियार कारीगर को दबोच लिया। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। इनका जो ऑपरेशन था उसके अनुसार ये 4 व्यक्ति वहां पर और इनके अलावा एक अन्य 5वां व्यक्ति, ये लोग मिलकर इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था और उस गैंग में ये लोग आवश्यकता के अनुसार वहां पर कट्टे का निर्माण करते थे। भंडारण में ये कट्टा नहीं रखते थे। सिर्फ 4 या 5 एक दिन में जो भी निर्माण इनका आवश्यकता होती थी उसके अनुसार कर और उसको बेचने का कार्य ये लोग करते। बाढ़ की जमीन से हथियार के कारोबार के बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है। 4 से 5 लोगों का गिरोह हथियार बनाने से लेकर बेचने के कारोबार में शामिल था। ऑर्डर मिलने पर ये लोग एक दिन में 4 से 5 हथियार बनाते थे और उसे बेच देते थे। हथियारों की सप्लाई का धंधा पटना और नालंदा जिले में सरेआम चल रहा था। बड़ा सवाल है कि मौत के सामान के इस धंधे का मास्टरमाइंड कौन है? हथियारों का कारोबार धंधा कैसे फल फूल रहा है? क्या हथियार के कारोबार का बड़ा नेक्सस है? न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।